हे गाइस, तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, डार्क डीमन एम्पर को किल करने के बाद तांग सांग एंसेस्टर कोर्ट में आकर थैंक्स को एक्सप्लेन करता है और फिर कैरी सिटी में जाकर मी गोंजी को प्रपोज करता है। फिर एंसेस्टर कोर्ट में आकर अपने होली माउंटेन के कंस्ट्रक्शन को देख रहा था और इसे कंप्लीट करने में हेल्प करता है। अब आगे मी गोंजी तांग सांग के बनाए हुए स्टेयर को देखती है और पूछती है, तुमने ये 10th ईयर के ब्लो पर्सन के लिए बनाया है ना, राइट? इस पे तांग सांग स्माइल करते हुए कहता है, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये किया था उस टाइम पे मैं ये कर सका था, तो फ्यूचर में कोई ना कोई होगा जो कि इसे पूरा कर सकेगा। और वैसे भी हम इस वर्ल्ड को छोड़कर जाने वाले हैं और ये मेरी पिछली लाइफ का गुड मेमोरी है। ये माउंटेन एंसेस्टर कोर्ट में बना है और इसे बनाने में लिवली एम्पर ने भी हेल्प किया है। अगर किसी को पता चलता है कि इसे ह्यूमंस के लिए डिजाइन किया गया है, फिर इसे काफी प्रॉब्लम भी हो सकता है। इस पूरे माउंटेन का हाइट 800 मीटर है और तांग सांग स्टेयर को रेडी कर चुका है नीचे से ऊपर तक। इसके प्रेशर को देखकर कहा जा सकता है कि एक 10th ईयर के नीचे का पर्सन इसे कभी भी पार नहीं कर सकेगा, कभी भी ऊपर माउंटेन के आ नहीं सकेगा। काफी मटेरियल्स को भी प्रिपेयर किया गया है ऊपर माउंटेन पे। 5 डिफरेंट एलिमेंट तो है ही, साथ ही ब्लू गोल्ड क्लाइंट से ट्रीज के ब्रांचेस को भी यहाँ पे कॉल किया गया है, जिसके कारण से लाइफ एनर्जी भी यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है। इधर श्रू आनियो ये डार्क सिटी में जाकर वहाँ पे सभी रिसोर्सेस को लूट कर एंसेस्टर कोर्ट को दे देता है और इसे तांग सांग को देने को कहता है। तांग सांग इसका मेजर हिस्सा क्रिस्टल सिटी सेंड कर देता है और कुछ पार्ट अपने पास ही रख लेता है। तांग सांग थैनोस को कॉल करता है और इसे कहता है, हम यहाँ पे इस माउंटेन पे अपना खुद का जगह बनाने वाले हैं, तो तुम्हें भी हेल्प करना चाहिए इन मटेरियल्स को साइड में रखने में। थैनोस भी तांग सांग के बॉडी में सुपर ब्लड को फील कर सकता है और ये भी जानता है कि ये पावरफुल तो है ही, साथ ही जबकि तांग सांग इसका हेल्प कर सकता है, फिर ये इसके साथ ही रहना पसंद करता है। अभी का ये सब प्रिपरेशन फ्यूचर में ट्रिबुलेशन को पार करने के लिए ही है। तांग सांग टॉप ऑफ माउंटेन के सेंटर में आकर खड़ा हो जाता है और यहाँ पे 1 घंटे तक यूं ही खड़ा रहता है। इसके कारण से इस जगह पे 5 डिफरेंट एलिमेंट का एनर्जी भी गैदर होना स्टार्ट हो जाता है। तांग सांग के बॉडी से गोल्डन ऑरा भी रिलीज होता है। इस टाइम पे इसके एनर्जी को एंसेस्टर कोर्ट में दूसरे एम्परर भी फील कर लेते हैं, लेकिन कोई भी आकर तांग सांग को डिस्टर्ब नहीं करता, जबकि इन सभी को पता है कि ये अपने पैलेस का कंस्ट्रक्शन कर रहा है। देखते ही देखते 1 और घंटे बीत जाते हैं और अब ऊपर माउंटेन के सिर्फ ब्लू लाइट शाइन करता है। ऊपर स्काई भी क्लियर हो जाता है और फ्रेशनेस के जैसा फीलिंग भी आता है। अभी 2 एम्पर तांग सांग को देख रहे हैं। एक एम्पर इस वर्ल्ड के रूल को कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि डार्क डीमन एम्पर ये डार्क प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर पाते थे। इस समय में तांग सांग को देखकर ऐसा कुछ इन 2 एम्पर को लग भी रहा है कि ये इस वर्ल्ड के रूल्स को भी कंट्रोल कर पा रहा है। देखते ही देखते तांग सांग यहाँ पे यिन और यांग एनर्जी को बैलेंस कर देता है। ये सोचते हैं शायद एलिमेंट एनर्जी यहाँ पे है, इस कारण से भी ऐसा हो भी सका है। तुरंत ही अब तांग सांग के बॉडी से अब इसके ब्लू गोल्ड क्लैन का एनर्जी रिलीज होता है। इसे फील कर दूसरे एम्पर भी सरप्राइज होते हैं। ये काफी प्योर एनर्जी है। टिहानु एम्पर ये अपने पैलेस में है अपने माउंटेन पे और ये ब्लू गोल्ड माउंटेन की ओर में देखते हैं, जहाँ पर भी इतना एनर्जी भी फील हो रहा है। लाइफ एनर्जी के कारण से ये फील कर सकते हैं कि लक एनर्जी भी कंडेंस हो रहा है। इधर तांग सांग अपने हाथ में ड्रैगन स्पीयर को कॉल करता है। इस स्पीयर के साथ में तांग सांग यहाँ पर डिफरेंट एनर्जी से एयर में इन्हें एक तरह के एरे में लाना स्टार्ट करता है। इनसे मिलकर एक फॉर्मेशन का क्रिएशन भी होता है। मी गोंजी भी फील करती है कि यहाँ पे एनर्जी जितना कंडेंस हुआ है ये काफी ज्यादा है, जैसे कि ओशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे आ गया हो। थैनोस ड्रैगन भी इस एनर्जी से कवर हो जाता है और इसे भी काफी अच्छा फील होता है। इसका डिस्टर्बिंग एनर्जी भी शांत हो जाता है। इधर तांग सांग अभी भी सिंबल्स को ड्रॉ कर रहा है और जब ये लास्ट सिंबल को ड्रॉ कर लेता है, फिर एक फॉर्मेशन सेटअप भी हो जाता है। इसका कारण से पूरा ही माउंटेन शेक करता है, जैसे कि कोई भूकंप आ गया हो। एंसेस्टर कोर्ट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जीज मिक्स होकर आना स्टार्ट हो जाता है। फाइनली इसे फिनिश करने के लिए तांग सांग हार्ट ऑफ नेचर स्टोन को इस फॉर्मेशन के कोर में डाल देता है। हार्ट ऑफ नेचर को यूज करने के लिए पोजीशन ऑफ गॉड के पावर का होना जरूरी है। इस कारण से भी इसे कोई भी एम्पर कंट्रोल नहीं कर सकता है। इतना करने के बाद तांग सांग अब बैठकर मेडिटेट करता है और अपने एनर्जी को रिकवर करना स्टार्ट करता है, जबकि इतना करने में इसका एनर्जी काफी ज्यादा खत्म हुआ है। तो फिर और अब थोड़ी देर बाद ये वापस से उठकर काम करना स्टार्ट करता है और पैलेस का ब्लूप्रिंट क्रिएट कर देता है। एक बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। इस पैलेस में देखा जा सकता है कि काफी डिफरेंट रूम्स को लगाया गया है, जो कि रोटेट भी कर रहे हैं। इसे एक रिंग शेप में बिल्ड किया गया है। तांग सांग को वैसे भी काफी रिसोर्सेज दिए गए थे पूरे ही माउंटेन और पैलेस को क्रिएट करने के लिए। जो भी तांग सांग मांगा था इसे मिला था। तांग सांग पैलेस के रूफ को बिल्ड करने के लिए ब्लू गोल्ड क्लैन के ब्रांचेस का यूज करता है। तांग सांग इनमें काफी टाइम लगाता है। हर एक सेक्शन में पैलेस के इनर पार्ट में ये मैजिक सर्कल को ड्रॉ करता है। मी गोंजी तांग सांग के साथ में ही है और ये देख रही है ये कैसे पैलेस को बिल्ड कर रहा है। मैजिक सर्कल को बिल्ड करने के बाद तांग सांग टावर ऑफ लाइफ को बिल्ड करना स्टार्ट करता है। जैसे ही टावर का फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट होता है, स्पिरिचुअल पावर और लाइफ एनर्जी काफी ज्यादा यहाँ पे फ्लो करता है। इतना कि दूसरे एम्परर अपने पैलेस से निकल कर आ जाते हैं यहाँ पे थिंग्स को देखने के लिए। पावरफुल लाइफ एनर्जी पूरे ही एंसेस्टर कोर्ट को कवर कर लेता है। जो एरिया ब्लू गोल्ड माउंटेन के क्लोज है, यहाँ पर लाइफ एनर्जी भी बहुत कंडेंस होता है। जबकि तांग सांग इस तरह से टावर ऑफ लाइफ को बिल्ड कर लेता है, फिर ये दूसरे एम्पर को भी फील कराना चाहता है कि इसका बेनिफिट क्या क्या हो सकता है। लाइफ एनर्जी हर एम्पर के लिए काफी इंपॉर्टेंट थिंग है। इस तरह का लाइफ एनर्जी ना सिर्फ इनका बॉडी को चेंज कर सकता है, बल्कि इनका लाइफ स्पैन को भी इंक्रीज कर सकता है। तांग सांग का केओस ब्लू सिल्वर एम्पर इसके कल्टीवेशन के लिए लाइफ एनर्जी काफी इंपॉर्टेंट है और एम्पर बनने के लिए इसे कल्टीवेट करना भी काफी इंपॉर्टेंट है।
तांगसंग इस कारण से भी टावर ऑफ लाइफ को बिल्ड किया है। इधर मी गोंजी का तीनों ब्लड लाइन है इतना ज्यादा लाइफ एनर्जी के अंडर में इम्प्रूव होना भी स्टार्ट हो जाता है। इस सीन को देखकर जो एम्पर यहाँ पे हैं ये भी काफी खुश होते हैं। अब तांगसंग 2 दिन तक में रेस्ट करता है इतना हार्ड वर्क करने के बाद। फिर ये वापस से सेकंड फ्लोर के कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करता है। जब सेकंड फ्लोर कंप्लीट हो जाता है फिर एनर्जी फर्स्ट फ्लोर से 30% इंक्रीज कर जाता है। मी गोंजी पूछती है कितने फ्लोर तुम क्रिएट करना चाहते हो। इस पर तांगसंग कहता है मैं टोटल 13 फ्लोर को क्रिएट करना चाहता हूँ। ये हमारे ट्यूबलेशन के टाइम पे काफी बेनिफिट का बात भी होगा, लेकिन चिंता मत करो 7th फ्लोर तक ही मैं बिल्ड करूंगा अभी के लिए। फिर हमारे शादी के बाद में इसे पूरा कंप्लीट करूंगा। जब हम यहाँ पे रिट्रीट में आएंगे तो फिर इसे पूरा उस टाइम पे ही मैं बिल्ड करूंगा। अब बिना रुके हुए ये काम स्टार्ट करता है। जब भी एक फ्लोर टावर का इंक्रीज करता है इसके कारण से लाइफ एनर्जी भी पहले से और भी ज्यादा कंडेंस होता है। टिहानु एम्पर इस प्रोसेस को देख रहे हैं और ये भी देखना चाहते हैं कि दूसरे मेन सिटीज में और एम्स्टर्डम कोर्ट में जो टावर ऑफ लाइफ बिल्ड हुआ है इनमें डिफरेंस क्या है। ये फील करते हैं कि दूसरे मेन सिटीज के टावर ऑफ लाइफ से काफी ज्यादा लाइफ एनर्जी यहाँ पे कंडेंस है। ये देखकर ये सोचते हैं लगता है कि फ्यूचर में लक एनर्जी के कारण से यहाँ पे कंडेंस भी काफी ज्यादा होगा, जो कि इनके लिए और इनके क्लैन के लिए काफी बेनिफिट की बात भी है। क्रिस्टल डीमन एम्पर 3000 साल तक जिए थे। इतना लाइफ एनर्जी फील करके ये भी सोचते हैं अब दूसरे एम्पर पक्का ही इनसे भी ज्यादा जीने वाले हैं। ये सोचते हैं अब जिन मियाओलिन एक एम्पर नहीं बनाया और इसका टावर ऑफ लाइफ इतना अच्छा है, एम्पर बनने के बाद लाइफ एनर्जी यहाँ पे कितना ज्यादा कंडेंस हो जाएगा। इसे देखकर अब एम्स्टर्डम कोर्ट में डिस्कशन भी स्टार्ट हो जाता है। एम्पर के बीच जिन मियाओलिन को लेकर डिस्कशन चलता है, इसके पोजीशन को लेकर बात चलता है। ये बात करते हैं कि जिन मियाओलिन ये टिहानु एम्पर का पोजीशन फ्यूचर में ले सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि इसे पूरे ही रिचन एम्पायर के एम्पर सपोर्ट कर रहे हैं। इससे पहले कभी भी एम्स्टर्डम कोर्ट के लीडर में रिचन एम्पायर शामिल नहीं हुए। ड्रैगन क्लैन, फिनिक्स क्लैन, मैनमुथ डीमन क्लैन के होने के कारण से रिचन एम्पायर कभी भी एम्स्टर्डम कोर्ट को कंट्रोल नहीं कर सका है। टिहानु एम्पर ये सिर्फ लक एनर्जी को कंट्रोल करते हैं और अब तक इनके कारण से ही इन्हें कोई भी डेंजर का सामना नहीं करना पड़ा है, जबकि लक इनके साइड में अब तक था तो फिर। मगर तांगसंग के कारण से अब इन्हें स्ट्रॉन्ग लाइफ एनर्जी मिल रहा है जिससे ये पावरफुल भी बन सकते हैं। साथ ही इनका लाइफ स्पैन भी इंक्रीज करेगा और तांगसंग के पास क्रिस्टल डीमन एम्पर का इनहेरिटेंस भी तो है। इस कारण से भी इसके पोजीशन का बात चल रहा है। ये सोचते हैं अगर जिन मियाओलिन या एम्स्टर्डम कोर्ट का हेड बन जाता है तो जबकि ये और इसका क्लैन है न्यूट्रल है, फिर कोई भी फाइट नहीं होगा दो एम्पायर के बीच में और शांति काफी लंबे समय तक के लिए बना रहेगा। जिन मियाओलिन को अभी ड्रैगन क्लैन भी सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही ये पिकॉक क्लैन के चीफ मी गोंजी के साथ में शादी करने वाला है। फिर इसे व्हाइट टाइगर एम्पर भी सपोर्ट करेंगे। जब मी गोंजी और श्रू आनियू ये एम्पर बन जाएंगे फिर ये भी तांगसंग को सपोर्ट ही करेंगे। फिर इसके पास में तो काफी सारे एम्पर का सपोर्ट रहेगा, खास करके इमोर्टल डीमन एम्पर और जिंगफिंग डीमन एम्पर ये दोनों भी साइड में छुप कर ही तांगसंग को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि कुछ अभी भी हैं जो अभी भी तांगसंग को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे कि मैनमुथ डीमन एम्पर और स्काई स्प्लिटिंग डीमन एम्पर। लेकिन तांगसंग को काफी ज्यादा एम्पर का सपोर्ट है। तो जो नेगेटिव इफेक्ट तांगसंग का क्रिएट हुआ था डार्क डीमन एम्पर को किल करने के कारण से, अब ये भी इस बात को भूल जाते हैं। इधर तांगसंग के कंटिन्यूअस टावर ऑफ लाइफ के बिल्ड करने के कारण से अपने टिहानु माउंटेन पे लाइट भी पहले से काफी कंडेंस हो रहा है, जिससे अब लाइफ और लक एनर्जी दोनों ही स्ट्रांगली कंडेंस होता है। अब तांगसंग एक बार फिर से टिहानु एम्पर के पास में आ जाता है। इसे देखकर ये कहते हैं तुम्हारे कारण से हमें काफी बेनिफिट हुआ है, इसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहता हूँ। टिहानु एम्पर अब पहले से बेटर कंडीशन में भी है। अब ये ओल्ड भी नहीं हो रहे हैं, जैसे कि इनका एजिंग रुक चुका हो। टिहानु एम्पर देखते हैं कि तांगसंग अब अपने ट्रिब्यूलेशन के काफी करीब भी आ सका है। ये कहते हैं इस तरह से ही लगे रहो, जल्दी तुम चले जाओगे एम्पर लेवल पे। तांगसंग कहता है अभी मैं 7th फ्लोर तक ही टावर ऑफ लाइफ को बिल्ड करने का सोचा हूँ। पहले मैं एक बार शादी कर लूँ, फिर मैं और मी गोंजी दोनों ही वहाँ पे जाकर रिट्रीट करेंगे और उस दौरान ही मैं टावर ऑफ लाइफ को पूरे तरीके से बिल्ड कर दूंगा और साथ ही मैं रेडी भी हो जाऊंगा अपने ट्रिब्यूलेशन के लिए। ये सुनकर ये कहते हैं ठीक है, मैं दूसरे एम्पर को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता हूँ। यहाँ से तांगसंग अब टियानयांग एम्पर के पास में जाता है और इन्हें सब थिंग्स के बारे में एक्सप्लेन करता है, वेडिंग के बारे में बताता है। फिर ये व्हाइट टाइगर एम्पर के पास में जाता है, इन्हें भी इन्फॉर्म करता है। फिर ये इमोर्टल डीमन एम्पर के पास में आता है और इन्हें भी इन्फॉर्म करता है वेडिंग के बारे में। जिंगफिंग डीमन एम्पर अभी एम्स्टर्डम कोर्ट में नहीं है, ये अपने ही सिटी जिंगफिंग सिटी में है और वहाँ पे काफी काम में बिजी भी है। फिर ये इनके पास में नहीं जाता। तांगसंग अब अपने माउंटेन पे आ जाता है। इधर न्यूज वेडिंग का फैल भी जाता है। वेडिंग ब्लू गोल्ड माउंटेन पे ही होने वाला है। तांगसंग अपने टावर ऑफ लाइफ को 7th फ्लोर तक पे बिल्ड कर चुका है। टावर ऑफ लाइफ के कारण से ही एम्स्टर्डम कोर्ट के ऊपर रेन भी इंक्रीज कर जाता है और ये रेन लाइफ एनर्जी का है। वेडिंग के कारण से काफी लोग भी एम्स्टर्डम कोर्ट में आना स्टार्ट कर देते हैं। एक बार फिर एम्स्टर्डम कोर्ट लाइवली होने लगता है। इन दिनों में तांगसंग और मी गोंजी ये टावर ऑफ लाइफ के फर्स्ट फ्लोर पे बैठकर कल्टिवेट करते हैं। इसके कारण से इनका बॉडी भी काफी इंप्रूव होता है और एक डिवाइन बॉडी में सॉलिड होने लगता है। व्हाइट टाइगर एम्परर इन दोनों से मिलने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। इन्हें देखकर अब दोनों अपने कल्टिवेशन से जग जाते हैं। जब व्हाइट टाइगर एम्परर टावर के अंदर में आते हैं, इन्हें भी काफी लाइफ एनर्जी स्ट्रॉन्ग फील होता है। इसके कारण से इन्हें फील होता है कि इनके बोन्स, मसल से इनका बॉडी सभी थिंग्स इंप्रूव हो रहा है। इनका डिफेंस भी इंप्रूव होता है। ये फील कर अब ये कहते हैं ये क्या है। तांगसंग पूछता है कैसा फील हो रहा है आपको। इस पे ये कहते हैं मैं काफी अच्छा फील कर रहा हूँ। तांगसंग इन्हें कहता है याद है मैं गॉड रेल्म के बारे में बात किया करता था, वहाँ पे इस जैसा ही एनर्जी होता है
और इससे 10 टाइम स्ट्रॉन्गर एनर्जी वहाँ पे होता है। मैंने प्रॉमिस किया था मैं आपको वहाँ पे लेकर जरूर जाऊंगा। ये सुनकर ये भी काफी सरप्राइज होते हैं, साथ ही ये स्पीचलेस भी हो जाते हैं। व्हाइट टाइगर एम्परर मी गोंजी को देखकर कहते हैं पहले मैं सोचा करता था कि तुम लकी हो, मगर अब मैं सोचता हूँ मैं लकी था कि मुझे तुम्हारी जैसी पोती मिली और मुझे इसका जैसा दामाद मिला। मैं आउटसाइड वर्ल्ड भी जा सकता हूँ देखने के लिए। अब व्हाइट टाइगर एम्परर मी गोंजी को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। तांग संग इन्हें जाता हुआ देखता है। शादी के पहले ये दोनों तो एक साथ में रहने वाले नहीं है, इस कारण से भी ये अलग हो जाते हैं। अभी तांग संग भी सोचता है इससे पहले वाली लाइफ में इन दोनों का ग्रैंड वेडिंग नहीं हुआ था, मगर इस लाइफ में ये पॉसिबल हो सकता है। इन दोनों का भी अब शादी का दिन नजदीक आ जाता है और पूरे ही अनसर्टा कोर्ट में सेलिब्रेशन भी बनना स्टार्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और दो फिगर दिखते हैं। दोनों ही फिगर अपने अपने आइडेंटिटी को हाइड किए हुए हैं। एक फिगर अमेरिकी कॉइन से भरा हुआ बैग निकालकर सामने वाले को देता है और ये कहता है तुम्हें नहीं लगता कि मैं ये लेकर चला जाऊंगा। इस पे ये कहता है नहीं, तुम्हें जो काम दिया गया तुम उसे पूरा जरूर करोगे। ये फिगर कहता है चिंता मत करो, शैडो डीमन का ये रेपुटेशन नहीं है। पैसे लेने के बाद ये पर्सन दो सर्कुलर डिस्क लाइक ऑब्जेक्ट को निकालकर सामने वाले पर्सन को दे देता है। इसे केयरफुल चेक करने के बाद ये दोनों ही अब यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग अब आज मॉर्निंग में वाटर ऑफ लाइफ है काफी जल्दी ही आ गया है। ये रेन है लाइफ एनर्जी का। लाइफ एनर्जी कंडेंस होकर लिक्विड में चेंज हो जाता है और इसका ही बारिश हो रहा है। इतना ज्यादा लाइफ एनर्जी कंडेंस हो रहा है। टिहानु वहाँ पर अपने सीट पे बैठकर थिंग्स को सोच रहे हैं, जैसे कि एंसेस्टर कोर्ट में इस तरह का ग्रैंड वेडिंग काफी समय के बाद हो रहा है। लेकिन इन सालों में काफी थिंग्स भी हुआ है एंसेस्टर कोर्ट में जो पहले कभी भी नहीं हुआ। जब से मी गोंजी आई है अपने ट्रायल को पूरा करने के लिए, उस टाइम से काफी थिंग भी हो चुका है, जैसा कि हेवनली ट्रिब्यूलेशन भी आया था और उस टाइम से 3 और एम्पर भी मारे गए हैं अब तक के। इनके बाद 3 लोग हाफ एम्पर भी बन चुके हैं और फिर ये डार्क डीमन एम्पर को किल भी कर दिए। टिहानु एम्पर सोचते हैं मेरा डाउट को क्लियर करने वाली पर्सन अभी यहाँ पे वर्ल्ड में नहीं है। ये पिकॉक डीमन एम्पर के बारे में सोच रहे होते हैं। ये सोचते हैं अगर वो होती फिर फ्यूचर देखकर बता सकती थी, फिर शायद मैं उतना डाउट में नहीं होता। तांग संग के वेडिंग को भी लेकर ये काफी चिंता में है, मगर फिर ये सोचते हैं कि इसमें कुछ भी किया नहीं जा सकता है, ये वेडिंग होकर ही रहेगा। इधर दूसरी ओर आज ब्लू गोल्ड माउंटेन पे यहाँ पर थिंग्स काफी लाइवली है। ब्लू गोल्ड क्लैन के एल्डर्स भी यहाँ पे हैं। टोटल 20 एल्डर्स यहाँ पे हैं। जिन म्याओसन भी आ गई है। ये अपने ब्रदर के वेडिंग को अटेंड करने के लिए आई है, ये कैसे छोड़ सकती है। तांग संग बाहर निकल कर आता है। ये भी आज काफी अच्छा ड्रेस पहना हुआ है और काफी कीमती भी। म्याओसन इसके पास में आती है, इसके कपड़े को ठीक करते हुए इसे कहती है ब्रदर कांग्रेचुलेशन तुम्हारे शादी के लिए। तांग संग इसे थैंक्स कहता है। तांग संग पीछे मुड़ता है और अपने हाथों को मूव करता है। इसके पैलेस से काफी लाइट भी शाइन करता है और ऊपर एयर में शूट होता है जो कि फायर वर्क के जैसा भी लगता है। तांग संग के ऑनर में यहाँ पे काफी फायर वर्क भी होता है। जो भी लोग और एल्डर प्रेजेंट है यहाँ पे, ये सभी जिन म्योलिन का नाम लेकर तांग संग को सैल्यूट करते हैं। इस सेरेमनी को देखकर ऐसा लगता है जैसा कि ये 81 तोपों का सलामी दिया जा रहा है। कुछ ऐसा फायर वर्क किया जाता है यहाँ पे। तांग संग अब अपने माउंटेन पे ही ऊपर स्काई में अपने पावर को रिलीज कर क्लाउड से होते हुए व्हाइट टाइगर एम्पर के माउंटेन पे आ जाता है। व्हाइट टाइगर माउंटेन पैलेस का डोर ओपन होता है। व्हाइट टाइगर एम्पर तांग संग को देखते हैं और ये कहते हैं अगर तुम मेरी पोती से शादी करना चाहते हो फिर तुम्हें मेरा एक टेस्ट पास करना होगा। अपने हाथों को आगे करो। इस वर्ल्ड में जब भी एक नॉर्मल पर्सन का शादी होता है फिर एक टेस्ट को पास करना जरूरी होता है ताकि ये अपने पावर को शो कर सके। एक तरह का फॉर्मेलिटी कहा जा सकता है। व्हाइट टाइगर एम्पर ये अपने ऑरा को रिलीज करते हैं और इनका ऑरा रिलीज होता है। इनके सर के ऊपर में टाइगर का इमेज भी बन जाता है। दूसरे भी यहाँ पे सीन को देखते हैं। टाइगर का बड़ा सा पंजा तांग संग के सर की ओर आगे आता है। ये देखकर तांग संग भी अपने पावर को रिलीज करता है। लाइफ एनर्जी और क्रिस्टल ड्रैगन रिलीज होता है जो कि इनके अटैक को ब्लॉक करता है। तांग संग कहता है अब क्या करने का ट्राई कर रहे हो। इस पे ये कहते हैं मेरी पोती से शादी करना ये आसान नहीं है। ये देखते हैं कि तांग संग इनके अटैक को बिना हिले हुए ब्लॉक कर चुका है। अब ये कहते हैं तुम मेरे टेस्ट को पास कर चुके हो। अब तांग संग इनके टेस्ट को पास करने के बाद आगे जाता है हॉल के अंदर में और ये आगे जाकर इमॉर्टल डीमन एम्पर को भी यहाँ पे देखता है। ये तांग संग को देखकर कहते हैं तो तुम व्हाइट टाइगर एम्पर के टेस्ट को पास कर चुके हो, अब मेरे टेस्ट को पास करना होगा। डोंट गेट कंफ्यूज। मी गोंजी मुझे अपना गॉड ग्रैंडफादर मान चुकी है, फिर वो मेरी पोती हुई और तुम मेरे सन इन लॉ हुए। इस हिसाब से तुम्हें मेरे टेस्ट को भी पास करना होगा। वैसे तांग संग इन दोनों के रिलेशन के बारे में पहले से भी जानता है, तो खैर झूठ भूलने का इनका कोई फायदा नहीं है। तांग संग सब समझता है। तांग संग समझता है कि ये रियली में यहाँ पे क्यों है और ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अब ये आगे आते हैं और कहते हैं मैंने अपने कल्टीवेशन को 11th ईयर तक पे सप्रेस किया है, तुम्हें बस मुझे पुश करना है और तुम टेस्ट को पास कर लोगे। ये सुनकर तांग संग सही लाता है और आगे आकर अपने हाथों को आगे करता है। इसके हाथों से गोल्ड ऑरेंज लाइट कंडेंस होता है। इधर इमॉर्टल डीमन एम्पर अपने हाथों को आगे तक नहीं करते बल्कि ये स्माइल कर रहे होते हैं। तांग संग फील करता है कि इनके चेस्ट से इनका डिवाइन पावर रिलीज हो रहा है जो कि इसे ही पुश कर रहा है। हालांकि तांग संग भी अपने डिवाइन पावर को रिलीज करता है और पुश करता है। व्हाइट टाइगर एम्पर देखते हैं कि तांग संग के हाथ से इसका डिवाइन पावर निकलकर इमॉर्टल डीमन एम्पर को पुश करता है। इमॉर्टल डीमन एम्पर भी कहते हैं अच्छा है तुम अपने पावर पे अच्छे से कंट्रोल कर पाते हो। तांग संग पूछता है फिर क्या मैं अपनी वाइफ के पास में जा सकता हूँ। ये सर हिलाते हैं। जिंगफिंग डीमन एम्पर भी यहाँ पे हैं। जब ये देखते हैं कि मी गोंजी अंदर से निकलकर आ रही है फिर ये अपने आंसू को रोक नहीं पाते और इसे देखते हुए कहते हैं सॉरी मेरी बेटी, मैं और रुक नहीं सकता। मैं तुम्हारे लायक नहीं की, मैं तुम्हारा
स्पेशल डे खराब करूँ यहाँ पे रुक कर। जैसे ही अब ये जाने वाले होते हैं, मी गॉन्जी इनके हाथों को पकड़ती है और कहती है रुकिए, आपके बिना इस वर्ल्ड में मैं आ नहीं पाती। मेरी मदर आपको माफ करे या ना करे, मगर आप मेरे फादर हो और मैं आपकी बेटी हूँ और आज मेरा इंपॉर्टेंट डे है, आप रुको और ब्लेसिंग देकर ही जाना, तभी ये वेडिंग भी पूरा होगा। ये सुनकर ये भी इमोशनल हो जाते हैं और रो पड़ते हैं। तांग चंग भी ये सीन को देखता है साइड में खड़े होकर। वैसे जब से इन्हें पता चला है कि मी गॉन्जी इनकी बेटी है, ये पीछे रहकर इनसे काफी सपोर्ट भी किए मी गॉन्जी को। फिर चाहे सिटी लॉर्ड के ट्रायल का टाइम पे हो, वेडिंग देने का और इमॉर्टल डीमन एम्परर के साथ में इनका फ्रेंडशिप कराने का, यहाँ तक कि फिनिक्स ब्लड को अवेकन करने के पीछे भी इनका ही हाथ था, मगर ये कभी भी सामने आकर हक नहीं जताए। जब ये रो रहे थे, इतने में शोल्डर पे एक पर्सन हाथ रखता है इनके और कहता है तुम्हें रोना नहीं चाहिए। जिंगफिंग डीमन एम्परर इस पर्सन को मुड़ कर देखते हैं और कहते हैं तुम कौन हो? ये सियाओ हे है और ये कहते हैं तुम मुझे भूल गए, मैं तुम्हारा ओल्ड फ्रेंड हूँ। अगर मैं जिंदा नहीं होता फिर तुम्हें क्या लगता है मी गॉन्जी तुम्हें कभी भी माफ कर पाती? ये सुनकर ये कहते हैं तुम पीकॉक डीमन किंग हो? ये कहते हैं हाँ, मैं ह्यूमन फॉर्म में हूँ और मैं कैसे जिंदा बच गया और मैं ह्यूमन बॉडी में क्या कर रहा हूँ ये एक सीक्रेट है, तुम्हें खुश होना चाहिए। मैं अब वो नहीं रहा, मैं अपने क्लाइंट को अब कंट्रोल भी नहीं करता, अब हमें भी अपने बीच के नफरत को भुला देना चाहिए। जिंगफिंग डीमन एम्परर इस टाइम पे कुछ समझ नहीं पाते, मगर ये पीकॉक डीमन किंग के डिवाइन सेंसेस को फील कर सकते हैं कि ये पर्सन सच में वही है और ये मरे नहीं है अब तक, मगर किसी तरह से ये एक ह्यूमन बॉडी में जिंदा होकर वापस आ गए हैं। जिंगफिंग डीमन एम्परर अपने सर को ऊपर करते हैं और सूप किंग की ओर में देखते हैं और ये भी इनकी आंखों में देखकर समझ जाते हैं कि ये सच है कि पीकॉक डीमन किंग वापस आ गया है। हालांकि इस टाइम पे ये कुछ करते भी नहीं है और ये शांति होते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।